Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the fourth lecture of this beautiful chapter, Motion in a Straight Line. चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चों, आपको याद होगा कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी। वेलोसिटी इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अगर उसकी स्पीड है ना, मतलब कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर आप सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए तो भी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। और आप एक और काम कर सकते हैं, स्पीड भी चेंज कर दीजिए और डायरेक्शन भी चेंज कर दीजिए, तो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन क्या है, तो हाउ क्विकली वेलोसिटी चेंजेस इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो टर्म एक्सेलरेशन है ना बच्चों, ये एक्चुअली दोनों केसेस में एप्लीकेबल है, टू डिक्रीजेस एज वेल एज टू इंक्रीजेस इन वेलोसिटी, है ना। दोनों ही केसेस में हम लोग यही वर्ड का यूज करते हैं। We say the brakes of a car, for example, produce large retarding accelerations, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कार पे जा रहे हैं ना, कार में जा रहे हैं और आपने सडनली ब्रेक लगाया, तो क्या होगा, आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है, लेकिन उसका नेचर कैसा है कि वो बॉडी को क्या करवा रहा है, रिटार्ड करवा रहा है, स्लो डाउन करवा रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, देयर इज अ लार्ज डिक्रीज पर सेकेंड इन द वेलोसिटी ऑफ द कार। और ऐसे केसेस में जनरली हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, डीसेलरेशन, मतलब कि बॉडी क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है, उसे रिटार्डिंग एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक है, तो इससे हमारे को ये आइडिया लग जाता है कि बॉडी की स्पीड क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है ना कि बॉडी जो है वो डीसेलरेट कर रही है या फिर रिटार्ड कर रही है, तो हमारे को एक आइडिया बच्चों लग जाता है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके पास एक्सेलरेशन है, जिस वजह से उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जा रही है बच्चों, कम होती जा रही है। ठीक है, we experience deceleration when the driver of a bus or car applies the brakes and we tend to lurch forward, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। क्लियर है ना। और यहाँ पर इनर्शिया का रोल है इसके इस तरीके से लर्च फॉरवर्ड करने के लिए, जो कि हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जो शुरुआत में हमने देखा था कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ समथिंग बाय चेंजिंग इट्स स्पीड। पहला तरीका ये था। तो यहाँ पर देखिए कार जा रही थी 40 से, इसकी स्पीड बढ़ के 80 हो गई, फिर ये रुक गई, तो हम लोग कहेंगे कि इसका मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर है। उसी तरीके से बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कार 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हमेशा जा रही है, पर ये लगातार अपनी डायरेक्शन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो बिना स्पीड को चेंज किए भी यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और दोनों चीज़ों को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, तो ये रोलर कोस्टर की राइड देखिए, इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और स्पीड भी चेंज हो रही है ना। तो इन सारे केसेस में हम लोग कहेंगे कि बॉडी का मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू, अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं, चेंज इन स्पीड एंड ऑब्लिक और डायरेक्शन। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चों, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है फ्रॉम v1 वेक्टर टू v2 वेक्टर इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा t, तो एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डेल्टा t को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन डेल्टा t, या फिर इसे आप और कैसे लिख सकते हैं, एज डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, जिसे हम लोग सिंपली एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, तो हमारे को बच्चों डेल्टा टी, दैट इज टाइम इंटरवल को क्या करना होगा, वी नीड टू श्रिंक इट टू जीरो, है ना। हमें इसे वैनिशिंगली स्मॉल बनाना पड़ेगा। तो उस केस में जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर सिंपली एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, डी वी वेक्टर बाय डी टी। ठीक है, मतलब डेल्टा टी जो है वो अगर टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो उस केस में डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी क्या कहलाएगा, डी वी वेक्टर बाय डी टी, और उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग ग्राफिकली एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये ना ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट लाइन। क्लियर है ये बात, क्योंकि हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं
कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, dv/dt हो जाता है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से वेलोसिटी अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा। क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों देखिए, जैसे कि यहां पर अगर हम लोग पहले वाले ग्राफ को देखें तो इसमें t1 से लेकर के t6 टाइम इंटरवल तक है ना, अगर आप देखेंगे तो हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल हमारे को मिल रहा है। लेट अस से ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल ए है लेट अस से कि वो थीटा है, ठीक है। तो जो बी से सी की लेंथ है ना, ये बेसिकली हमारे को क्या बता रही है, ये हमारे को चेंज इन वेलोसिटी बता रही है। और जो ए और सी के बीच की दूरी है वो हमारे को टाइम इंटरवल डेल्टा टी बता रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टैन थीटा क्या आ जा रहा है, टैन थीटा जो है वो आ जा रहा है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और हम लोग जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हमारे को t1 और t6 टाइम इंटरवल के बीच में है ना, अगर हमारे को एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए था तो हमारे को ग्राफ में t1 और t2 वाले लोकेशंस को कनेक्ट करना होगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारे को सीकेंट दिख रहा है ना, उसका जो स्लोप है वो हमारे को क्या दे रहा है, वो हमारे को एवरेज एक्सेलरेशन दे रहा है। इसी तरीके से काम आप T2 से लेकर के T5 तक के लिए भी कर सकते हैं। तो अलग अलग इंटरवल के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीकेंट्स ड्रॉ किए गए हैं और इन सीकेंट्स का जो स्लोप है वो हमारे को क्या दे देगा, वो हमारे को एवरेज एक्सेलरेशन दे देगा। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, हमारे को दो अलग अलग ग्राफ यहाँ पर दिए हुए हैं, ग्राफ ए और ग्राफ बी। ग्राफ ए की खासियत क्या है कि इसमें वेलोसिटी का मैक्सिमा आ रहा है और ग्राफ बी की खासियत ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी का मिनिमा आ रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग एग्जैक्टली टी नॉट टाइम पर देखें जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा है वेलोसिटी का, तो उन दोनों जगहों पर अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो हमारे को वहां पर ग्राफ पे पहुंच करके टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और उस टैंजेंट का जो स्लोप है वो हमारे को क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन इन दोनों जगहों पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कि यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो टैंजेंट है वो क्या हो रहा है, वो टाइम के एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है और इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि वहां पर है ना स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वही हम लोग देख पा रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज शोन फॉर द पॉइंट ऑन द वेलोसिटी कर्व एट मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना, ये डायग्राम ए की बात हो रही है पहले। एट दिस पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट लाइन, जो कि इस केस में जीरो आ रहा है। बाकी किसी भी टाइम पर अगर हम लोग स्लोप ऑफ द टैंजेंट लाइन देखें, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखें, तो वो जीरो नहीं हो रहा है। इसी तरीके से डायग्राम बी के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, है ना, शोन फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट मिनिमम वेलोसिटी। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी का क्या आ रहा था, मिनिमा आ रहा था, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें पार्टिकल क्या होगा, इट विल बी कंस्ट्रेन्ड टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस केस में देखिए बच्चों, हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन चूज द लाइन एज द एक्स एक्सिस जिसपे वो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है एंड सुटेबल टाइम इंस्टेंट एज t इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जनरली क्या होता है, जनरली द ओरिजिन इज टेकन एट द पॉइंट वेयर द पार्टिकल इज सिचुएटेड एट t इक्वल टू 0। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जहां पर है ना, उस लोकेशन को हम लोग ओरिजिन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर जनरली हम लोग ऐसा करते हैं। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय इट्स कोऑर्डिनेट x एट दैट टाइम, ठीक है। तो चूंकि वो पार्टिकल x एक्सिस पे ही ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी लोकेशन जो है वो x कोऑर्डिनेट से पता लगाई जा सकती है, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब dx बाई dt। और इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv बाई dt। अब बच्चों, अगर वेलोसिटी को dx बाई dt लिख दिए तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला क्या हो गया, d2x बाई dt स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चों, हम लोगों ने ये अज्यूम किया कि पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो अगर dx बाई dt जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, dx बाई dt पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि समय के बढ़ने से x में क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है ना कि उस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, क्योंकि x जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उसी तरीके से बच्चों, अगर dx बाई dt नेगेटिव है, मतलब कि पार्टिकल जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है,
ठीक है। इसी तरीके से अगर dv बाई dt पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या समझ सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तभी तो वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। क्लियर है ये बात। और इसी तरीके से अगर dv बाई dt नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तभी तो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या हो रही है, समय के बढ़ने के साथ कम हो रही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों एक काम करते हैं, ये जो dv बाई dt अगर नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन हमने कहा कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, इसको हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैं एज एन एग्जांपल क्या ले रहा हूं कि मेरे पास एक पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा था विथ अ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख सकता हूं, -3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैंने राइट की डायरेक्शन को क्या कहा है, पॉजिटिव कहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों मान लेते हैं कि इसके पास एक्सेलरेशन है लेफ्ट की तरफ, है ना, एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्ट की तरफ है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी देर बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाए -4 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जिस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी को अगर देखें तो वेलोसिटी में चेंज हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके का आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी तो साइन के साथ होता है। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कैसा आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है। तो वही यहां पर लिखा है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है ना, तो उस केस में dv बाई dt कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। क्लियर है। तो देखिए बच्चों हम लोग यहां पर क्या सीख पा रहे हैं कि dv बाई dt नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्पीड जो है वो क्या हो रही हो, कम हो रही हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि स्पीड तो 3 से 4 हो गई, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि dv बाई dt क्या है बच्चों, नेगेटिव है। क्लियर है ये बात। इसके अलावा देखिए बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही पॉजिटिव हो, मतलब कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन भी हो, ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मान लीजिए सेम डायरेक्शन में हुए, तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि ये क्वाइट ऑब्वियस है कि स्पीड तो क्या होगी, बढ़ेगी। अब अगर आप देखिए कि अगर दोनों ही नेगेटिव है, मतलब कि वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट की तरफ है मान लीजिए और एक्सेलरेशन भी लेफ्ट की तरफ है, तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं, हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि फिर से जो स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, ठीक है। लेकिन बच्चों हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि अगर इनका साइन ऑपोजिट हो, मतलब कि अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी इधर हो लेकिन एक्सेलरेशन इधर हो, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग ये कह सकते हैं कि स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है ये बात। तो एक चीज का आपको ध्यान देना है बच्चों कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सेम डायरेक्शन है तो स्पीड बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की अगर डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि बॉडी क्या हो रही है, रिटार्ड कर रही है, ठीक है। तो उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, कम होगी, ठीक है। ऐसा केस जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर आप एक सरफेस पे एक ब्लॉक को अगर आप स्लाइड करवा के छोड़ दें तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होने लगती है बच्चों, कम होने लगती है और इवेंचुअली वो रुक जाता है, क्योंकि उसके पास जो फोर्स लग रहा है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के पीछे की तरफ लग रहा है ना, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसे हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जिस वजह से वो क्या करता है, रिटार्ड करता है। उसके पास एक्सेलरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में होता है, उसकी वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस वजह से उसकी स्पीड भी कम होती जाती है, ठीक है। चलिए बच्चों तो एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर एक सवाल देखते हैं ना। तो सवाल है, अ रेस हॉर्स कमिंग आउट ऑफ द गेट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट इन 1.8 सेकेंड, व्हाट इज इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चों ऐसे किसी भी सवाल में हमारे को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, वी नीड टू असाइन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द प्रॉब्लम। क्लियर है। ये वैसे तो है एक सिंपल प्रॉब्लम बच्चों, बट इट ऑलवेज हेल्प्स टू विजुअलाइज इट, ठीक है। नोटिस दैट वी असाइन ईस्ट एज पॉजिटिव एंड वेस्ट एज नेगेटिव। तो हम लोगों ने यहां पर क्या करा, हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग ईस्ट माना है और नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग वेस्ट माना है,
ठीक है। दस इन दिस केस वी हैव अ नेगेटिव वेलोसिटी, है ना। चूंकि ये जो हॉर्स है वो वेस्ट की तरफ जा रहा था, तो हम लोग इसकी वेलोसिटी क्या लिख देंगे, -15 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे इसकी फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि शुरुआत हुई थी रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फाइनल वेलोसिटी हो गई -15 मीटर पर सेकेंड। यहां पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द वेस्ट है, और ये होने में कितना टाइम लगा, 1.8 सेकेंड लगा, ठीक है। सेकेंड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी सिंस द हॉर्स इज गोइंग फ्रॉम 0 टू -15 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग चेंज कैसे लिखेंगे, चेंज हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इस केस में फाइनल वेलोसिटी के ही बराबर आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितने का आ गया, -15 मीटर पर सेकेंड का आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया, -15 अपॉन 1.8, दैट इज -8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, इस रिजल्ट का सिग्निफिकेंस समझते हैं। तो ये जो नेगेटिव साइन आया ना फॉर एक्सेलरेशन, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। एन एक्सेलरेशन ऑफ 8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू वेस्ट means the horse increases its velocity by 8.33 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट ईच सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन एन एवरेज क्या हो रहा है कि हर सेकेंड हॉर्स जो है अपनी वेलोसिटी 8.33 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट से बढ़ा रहा है। क्लियर है ये बात। और इस वजह से 1.8 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, -15 मीटर पर सेकेंड हो गई, दैट इज 8.33 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। हम लोग एक्सेलरेशन को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि पर सेकेंड कितनी वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, विच वी राइट एज 8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ट्रूली एन एवरेज एक्सेलरेशन बिकॉज द राइड इज नॉट स्मूथ, है ना। ऑन एन एवरेज हम लोग जरूर ये बात कह सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से ही यहां पर इंक्रीमेंट हुआ हो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो एक सवाल करते हैं जहां पर हमारे को कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सवाल क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज इन मोशन एंड इज एक्सेलरेटिंग, द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी इज v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है 20t-5t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे को पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द एक्सेलरेशन। फिर दूसरे पार्ट में पूछा गया है फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1, 2, 3 एंड 5 सेकेंड्स। सी पार्ट में पूछा गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 1, 2, 3 एंड 5 सेकेंड्स। और डी पार्ट में बोला गया है टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ सी पार्ट इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारे को v क्या दे रखा है, 20t माइनस 5t स्क्वायर। तो अगर हमारे को सबसे पहले, है ना, सबसे पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, टू फाइंड द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द एक्सेलरेशन। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाय dt हो जाएगा। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस 10t। तो ये हमारे पहले पार्ट का जवाब हो गया। क्लियर है। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1, 2, 3 एंड 5 सेकेंड्स। तो बस हमारे को क्या करना है, t की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5 पुट करनी है। जैसे वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 माइनस 5, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 इंटू 2 40 माइनस 2 2 4 इंटू 5, दैट इज 20, दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। इसी तरीके से वेलोसिटी एट 3 कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 20 इंटू 3 60 माइनस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, मतलब ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो हो जाएगा 100 माइनस 25 इंटू 5 125, मतलब कि -25 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो सी पार्ट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 वो कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस 10, दैट इज वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 माइनस, अब यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये 20 हो गया, मतलब 0 हो गया। इसी तरीके से एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 माइनस 30, मतलब कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड कितना हो जाएगा,
तो हो जाएगा 20 माइनस 50, दैट इज -30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग डी पार्ट को देखने वाले हैं। उसमें बोला गया है टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ पार्ट सी इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर्स। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए, है ना, इस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ दिखाया है और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का भी ग्राफ दिखाया है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है वो कैसा इक्वेशन है, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसलिए हमारे को कैसा ग्राफ मिला, यहाँ पर पैराबोलिक ग्राफ मिला। और जो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है वो एक लीनियर है ना, एक लीनियर फंक्शन है, तो इसलिए हमारे को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा देखें तो t इक्वल टू 2 पर हमारे को क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है ना। वेलोसिटी के ग्राफ में अगर देखें तो t इक्वल टू 2 पर मैक्सिमा मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए था क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब dv बाई dt जीरो। dv बाई dt जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि vt ग्राफ में वहां पर क्या आएगा, स्लोप जीरो आएगा। साथ ही साथ t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी जीरो थी और t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, इसीलिए क्वाइट ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, मैक्सिमा आएगा। क्लियर है ये बात? तो आई थिंक कि आपको ये दोनों ग्राफ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें t इक्वल टू 1 सेकेंड की, है ना, t इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करें तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। इस वजह से इसकी जो स्पीड है अगले पल और बढ़ गई। क्लियर है ये बात? और हम लोग देख पा रहे हैं फिर कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या हो रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो है एक्सेलरेशन जीरो हो गया। मतलब अब इसकी वेलोसिटी में चेंज इस मोमेंट पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं आने वाला है ना, क्योंकि इस मोमेंट पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमारे को वेलोसिटी का क्या मिला बच्चों, मैक्सिमा मिला। अब अगर t इक्वल टू 3 सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी तो पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, जिस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसकी स्पीड अब क्या हो रही है, कम हो रही है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर इसकी स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे कि अगर आप t इक्वल टू 4 पर देखें तो इसकी स्पीड क्या हो गई बच्चों, जीरो हो गई। ठीक है, लेकिन बच्चों उसके बाद एक और मजेदार चीज हो रही है। उसके बाद आप देखिए कि हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, इस वजह से वापस स्पीड क्या होने लगी बच्चों, बढ़ने लगी। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ रही है, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो रही है बच्चों, उस समय स्पीड जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो वही बातें देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है कि एट t इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड थी, जो कि पॉजिटिव थी। एक्सेलरेशन भी उस समय पॉजिटिव था। तो चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था इसलिए पार्टिकल इज मूविंग फास्टर। 2 सेकेंड पर क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज करके 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, पर वो मैक्सिमम है विच करेस्पॉन्ड्स टू द टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। We see that the maximum velocity occurs when the slope of the velocity function is zero, which is just the zero of the acceleration function. अब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या हुआ, वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव। तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं, द पार्टिकल हैज रिड्यूस्ड इट्स वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन वेक्टर इज नेगेटिव। मतलब पार्टिकल क्या हो रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। अब हम लोग t इक्वल टू 4 के बाद t इक्वल टू 5 सेकेंड की अगर बात करें, है ना, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हम लोगों ने देखा था एग्जैक्टली क्या हो रहा था, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे एग्जैक्टली जो वेलोसिटी है वो जीरो हो रही थी। t इक्वल टू 5 सेकेंड पर हमने देखा वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, और एक्सेलरेशन भी कैसा है, नेगेटिव है। तो हम लोग फिर से समझ पा रहे हैं कि स्पीड क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है ना, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और इन्हीं रिजल्ट को हमने ग्राफिकली भी एनालाइज किया। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन dv by dt is equal to 4 minus 2v, where v is the speed in meters per second and t is in second. If the body were at rest at t equal to 0, then find speed of body as a function of time. तो देखिए बच्चों, हमारे को क्या दे रखा है, dv by dt दे रखा है 4 minus 2v के बराबर। यहाँ पर v क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे यहाँ पर वो क्या है कि v वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और t को एक तरफ ले जाते हैं। मतलब कि dv अपॉन 4 माइनस 2v को क्या लिख सकते हैं, dt के बराबर।
अब अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो हम लोग जानते हैं कि t इक्वल टू 0 पर v क्या था, 0 था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉडी वॉज एट रेस्ट एट t इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या लिख देंगे कि लेटर से कि किसी t टाइम पर इसकी स्पीड हो गई v। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसे, ये 1/4 माइनस 2v है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ 4 माइनस 2v अपॉन -2। -2 क्यों आया, क्योंकि ln ऑफ 4 माइनस 2v को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर तो 1/4 माइनस 2v तो आएगा, लेकिन चेन रूल से -2 भी आ जाएगा, जिसको खत्म करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में -2 लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को लिमिट पुट करनी होगी 0 से b, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये t के बराबर आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसे सॉल्व करने पर क्या आ जा रहा है, ln ऑफ 4 माइनस 2v माइनस ln ऑफ 4 है ना, v की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये ln 4 रह जाएगा, इज इक्वल टू -2t। तो यहां से क्या आ गया, ln ऑफ 4 माइनस 2v अपॉन 4 इज इक्वल टू -2t। तो यहां से देखिए बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2v अपॉन 4 इज इक्वल टू e टू द पावर -2t। तो यहां से क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो ये क्या बन गया, 2 माइनस v इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ e टू द पावर -2t। ठीक है, तो यहां से v कितना आ गया, v आ गया ट्वाइस ऑफ 1 माइनस e टू द पावर -2t के बराबर। ठीक है, तो बच्चों अब मैं चाहता हूं कि जो हमारे को स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला है तो उसका मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, dv बाई dt की। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं dv बाई dt क्या आ जाएगा, 4 माइनस ट्वाइस ऑफ v, और v की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर -2t, जो कि कितने के बराबर आ जा रहा है, तो देखिए ये बराबर आ जा रहा है 4 ई टू द पावर -2t के, मतलब कि 4 अपॉन ई टू द पावर 2t। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हम लोग ग्राफ की तरफ बढ़ सकते हैं ना, जैसे कि जानते हैं हम लोग कि t इक्वल टू 0 पर स्पीड 0 थी, और उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो dv बाई dt है वो कैसा है, वो हमेशा पॉजिटिव तो है, लेकिन dv बाई dt जो स्लोप है उसकी वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। तो हमारे को एक ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसका स्लोप लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एंड फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ t हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्लोप जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर अगर हम लोग देखें तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये वाला टर्म हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि v की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ देखिए किस तरीके से बनाएंगे, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि स्लोप जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसके अलावा बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ t हम लोग कह सकते हैं कि जो स्लोप है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है, मतलब कि ये जो हम लोग देख पा रहे हैं v इक्वल टू 2 वाली लाइन है ना, ये इस ग्राफ के लिए एसिम्पटोट की तरह काम कर रही है, और कहीं पर भी अगर हम लोग स्लोप देखेंगे तो स्लोप रहेगा तो पॉजिटिव, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे को 2 मीटर पर सेकंड स्पीड मिली है तो ये बेसिकली कहलाता है टर्मिनल स्पीड। ठीक है, यहाँ पर ऐसे स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल स्पीड कहते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल वो शुरुआत में रुका हुआ था, फिर उसे एक्सेलरेशन मिलता गया मिलता गया मिलता गया हमेशा, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो लगातार कम होती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आ गया जब हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और इन्फिनिटी तक हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट वो कितनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, पर एग्जैक्टली 2 मीटर पर सेकंड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि v बराबर 2 मीटर पर सेकंड, ये जो लाइन है ये बेसिकली एसिम्पटोट की तरह काम कर रही है इस ग्राफ के लिए, और ये स्पीड जो है ये क्या कहलाती है, टर्मिनल स्पीड कहलाती है। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द रिलेशन बिटवीन द टाइम t एंड पोजीशन x फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन x एक्सिस is given by t is equal to px square plus qx, where p and q are constants. The relation between velocity v and acceleration a is as, और हमारे को यहाँ पर proportionality बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि t बराबर क्या गिवन है, px square plus qx गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं वो क्या है, dt by dx निकाल सकते हैं। ठीक है, तो dt by dx कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2px plus q। ठीक है, तो इसकी मदद से देखिए हम लोग dx by dt को कितना कह सकते हैं,
तो dx बाई dt को हम लोग कह सकते हैं 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ px प्लस q के बराबर, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां से हमारे को क्या मिल गया, ये हमारे को मिल गई वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी हमारे को फंक्शन ऑफ टाइम नहीं मिली है, वेलोसिटी जो है वो हमारे को मिली एज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर है ये बात? तो अब बच्चों जैसा कि आप समझ पा रहे हैं हमारे को v क्या मिल गया, 1 अपॉन 2px प्लस q मिल गया। तो अब हमें dv बाय dt चाहिए। क्लियर है ये बात? तो dv बाय dt कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 2px प्लस q का होल स्क्वायर, चेन रूल से आ जाएगा 2p, और साथ में x को भी डिफरेंशिएट इस बार करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर dx बाय dt भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ p अपॉन 2px प्लस q का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx अपॉन dt, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या आ गया, माइनस ऑफ 2p मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2px प्लस q इसकी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt, जिसे हम लोग v लिख सकते हैं। अब देखिए 1 अपॉन 2px प्लस q है ना, इसकी पावर 2 जो है ये क्या बन गया, ये बेसिकली बन गया v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया -2p v स्क्वायर और इंटू v, मतलब ये v की पावर 3 हो गया। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया, -2p v की पावर 3 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, v की पावर 3 आ गया। ऑलराइट बच्चों, इस सवाल को करने के लिए हम लोग एक और तरीका यूज कर सकते थे। देखिए वो तरीका क्या है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर देखिए हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसे चेन रूल से हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dx मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर देखिए ये जो dx बाई dt वो बेसिकली क्या है, v है। तो एक्सेलरेशन का एक और रिजल्ट क्या आ गया, v dv बाई dx आ गया हमारे पास, ठीक है। तो देखिए बच्चों जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका था v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2px प्लस q, तो हम लोग ये रिजल्ट का यूज कर सकते थे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx। तो यहां से हम लोग देखिए क्या लिख सकते थे, एक्सेलरेशन बराबर लिख देते 1 अपॉन 2px प्लस q मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dx, है ना। तो अगर v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन 2px प्लस q की पावर 2, और साथ में चेन रूल से और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा 2p। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों यहां से भी हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2p v की पावर 3। क्लियर है? चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन से x एक्सिस द पोजीशन x, वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a आर रिलेटेड एज v इज इक्वल टू dx बाई dt, a इक्वल टू dv बाई dt। चलिए ये तो हमें पता है। नाउ कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी एट द इंस्टेंट एज a इक्वल टू माइनस kv। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी u। तो अब देखिए बच्चों सवाल में 3 पार्ट है। पहले पार्ट में पूछा गया है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन कितना आएगा। दूसरे पार्ट में पूछा गया है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t आफ्टर द स्टार्ट कितना होगा। और फाइनली हमारे को एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ भी सही वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन बराबर माइनस kv दिया है, और हमारे को क्या निकालना है, हमारे को वेलोसिटी निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ x। तो मुझे ये स्ट्राइक कर रहा है कि क्यों ना मैं एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिख दूं। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस kv, v से v कट गया तो क्या बच गया यहाँ पर dv इज इक्वल टू माइनस k dx आ गया। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, है ना, मतलब कि इनिशियली x बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। और उस समय जो वेलोसिटी थी वो कितनी दे रखी है, u दे रखी है। तो लेटर से किसी मोमेंट पर जब उसकी पोजीशन x हो गई है तो उसकी वेलोसिटी है v। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस k dx का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पर आ जाएगा x। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा u माइनस के एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया पहले सवाल का, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग सवाल के दूसरे पार्ट पे आए तो इसमें हमसे क्या बोला गया है, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस बार देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के वी दिया हुआ था, तो अगर मैं एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख दे रहा हूँ तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि v एज अ फंक्शन ऑफ t जो है वो हासिल किया जा सकता है ना। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, dv अपॉन v को क्या बोल दूंगा, माइनस के dt के बराबर। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। हमें पता है कि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और लेटर से किसी t टाइम पर ये हो गई v के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ln ऑफ v, और इसमें लिमिट क्या पुट करनी है हमें, u से लेकर के v तक। दिस विल बी इक्वल टू माइनस के टी, है ना। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, ln ऑफ v माइनस ln ऑफ u, दैट इज ln ऑफ v अपॉन u इज इक्वल टू माइनस के टी के बराबर। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि v अपॉन u जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, e टू द पावर माइनस के टी के। ठीक है, इसके बाद बच्चों बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि v बराबर क्या आ गया हमारे पास, u मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस के टी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों आ जाते हैं हम लोग आखिरी पार्ट पे, जिसमें हमसे क्या बोला गया है, टू आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वो तो v dv बाय dx होता है। ठीक है, v हम लोगों ने ऑलरेडी एज अ फंक्शन ऑफ x देखिए निकाल रखा है ना। v बराबर क्या है, u माइनस के एक्स है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर v इज इक्वल टू यू माइनस के एक्स है तो dv बाई dx क्या आ जाएगा, तो वो तो सिंपली माइनस के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज की एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx होता है, तो यहाँ पर v बराबर क्या लिख दें, तो v बराबर लिख देंगे u माइनस के एक्स। ठीक है, और dv बाई dx क्या हो जाएगा, वो माइनस के हो जाएगा। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ गया देखिए, तो वो आ गया के स्क्वायर एक्स माइनस के यू। क्लियर है ये बात। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन आ गया के स्क्वायर एक्स माइनस के यू के बराबर। अब देखिए बच्चों ये जो इक्वेशन है ये किस इक्वेशन को रिजेंबल कर रही है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसी इक्वेशन को ये रिजेंबल कर रही है। और इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जो स्लोप है उसका रोल यहाँ पर के स्क्वायर प्ले कर रहा है, जो कि कैसा है, जो कि पॉजिटिव है। मतलब एक ऐसा ग्राफ होना चाहिए जिसका स्लोप कैसा रहे, पॉजिटिव रहे। क्लियर है ये बात, और स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए। तो ये देखिए क्लियरली ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो गायब हो गए। अब ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में से देखना है, तो आप ऐसे देखिए कि यहाँ पर माइनस के यू टर्म भी आ रहा है, मतलब कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो y इंटरसेप्ट है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो रहा है कि जब x इक्वल टू 0 है तब यहाँ पर a इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि सही नहीं है। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इस सवाल को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए बच्चों लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम हेरोडोव। द क्वेश्चन सेज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x axis varies as v equal to alpha root x, where alpha is a positive constant. Assuming that at the moment t equal to 0, the particle was located at the point x equal to 0. Find, there are two parts. First part is the time dependence of the velocity and the acceleration of the particle. Second part is the mean velocity of the particle averaged over the time that the particle takes to cover the first s meters of the path. तो देखिए बच्चों यहां पर हमारे को क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। क्लियर है ये बात। और हमारे को वेलोसिटी दे रखा है अल्फा रूट एक्स के बराबर, और यहां पर अल्फा क्या है, अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमारे को इसके अलावा क्या दे रखा है कि एट टी इक्वल टू 0, है ना, टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की लोकेशन क्या थी, एक्स इक्वल टू 0 थी। और अगर फॉर्मूले में पुट करें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी इनिशियल स्पीड भी क्या थी, 0 थी। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों हमारे से सवाल के पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, टाइम डिपेंडेंस। वी नीड टू फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब हमारे को वेलोसिटी चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर एक्सेलरेशन भी चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए बच्चों स्ट्रैटेजी ये है हमारी कि अगर हम लोग वेलोसिटी को dx बाई dt लिख दें, है ना, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पहले मिल जाएगा,
उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और उसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले वेलोसिटी को लिख देते हैं dx बाई dt, जो कि आ जाएगा अल्फा रूट x के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू अल्फा dt। ठीक है, अब इसे कर देते हैं इंटीग्रेट। तो हमारे पास लिमिट क्या है, हमारे को ये पता है कि t इक्वल टू 0 पर x बराबर 0 था। अब लेटर से कि किसी t टाइम पर पोजीशन x है। ठीक है, तो चलिए इसे बच्चों इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि x की पावर माइनस हाफ है, तो x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। क्लियर है ये बात, और इसमें लिमिट क्या रखनी है हमारे को, 0 से लेकर के x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा t के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जा रहा है, x की पावर कितना आ जा रहा है, हाफ आ जा रहा है ना। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा रूट x, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, हाफ, मतलब ये आ गया 2 रूट x इज इक्वल टू अल्फा t। क्लियर है ये बात, तो हमारे पास देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, रूट x इज इक्वल टू आ गया अल्फा t अपॉन 2 के बराबर। ऑलराइट, अब देखिए इसका स्क्वायर कर दे तो हमारे पास x आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों बड़े आराम से हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। तो ये कितना आ गया, देखिए अल्फा स्क्वायर t अपॉन 2 के बराबर आ गया। तो देखिए हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हासिल कर लिया, अल्फा स्क्वायर t अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसे अगर हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है dv बाई dt। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है ये बात, तो देखिए बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, जो कि कितना आ रहा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है, और ये हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों की क्या है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब तक हम लोगों ने क्या एनालाइज किया कि जो पार्टिकल है वो ओरिजिन पे था t इक्वल टू 0, इनिशियली रुका हुआ था, और उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है टुवर्ड्स राइट, और वो एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है। क्लियर है ये बात। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट s मीटर्स ऑफ द पाथ। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि वो कहां पर पहुंचा, तो वो x फाइनल जो है वो हमारे को s दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 का, और उसमें x की वैल्यू क्या रख दें, s रख दें, तो हमारे को वो टाइम मिल जाएगा जब इसने s मीटर ऑफ द पाथ कवर किया। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी नॉट की पावर 2 अपॉन 4, है ना। मैंने टी नॉट कौन से टाइम को कहा है, जिस टाइम में इसने पहला s मीटर ऑफ द पाथ कवर किया। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास टी नॉट कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 4s अपॉन अल्फा स्क्वायर। क्लियर है ये बात, तो यहां से देखिए बच्चों बड़े आराम से हम लोग मीन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, s अपॉन टी नॉट के बराबर। क्लियर है ये बात, क्योंकि इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई, s हो गई, और टाइम कितना लगा, तो टी नॉट टाइम लगा। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, s अपॉन अंडर द रूट ऑफ 4s अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए सिंप्लीफाई होकर के क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा रूट s अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा रूट s अपॉन 2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है बात, तो देखिए बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने इस सवाल के दोनों पार्ट्स को बड़े आराम से सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए बच्चों तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम Herodov। द क्वेश्चन सेज a point moves rectilinearly with deceleration whose modulus depends on the velocity v of the particle as w is equal to a root v, where a is a positive constant. At the initial moment, the velocity of the point is equal to v naught. What distance will it traverse before it stops? What time will it take to cover that distance? चलिए बच्चों तो सवाल को अच्छे से समझते हैं। पहले हमारे को ये दिया हुआ है कि एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है रेक्टिलिनियरली, मतलब मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, और हमारे को क्या दे रखा है कि वो डीसेलरेट कर रहा है, और उसका जो डीसेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी v पे।
किस तरीके से? तो वो दे रखा है w इज इक्वल टू ए रूट वी के बराबर, जहां पर a क्या है बच्चों? एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि एट द इनिशियल मोमेंट द वेलोसिटी कितनी थी इसकी? v नॉट थी, और हमसे बोला गया है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा रुकने के पहले, और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसे कितना वक्त लगेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन जो है वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस ए रूट बी, क्योंकि ये हमारे को क्या दे रखा है? डीसेलरेशन का मैग्नीट्यूड दे रखा है ना। यहां पर जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, यहां पर जो ए है वो ध्यान दीजिएगा कि ए क्या है? वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। क्लियर है ना? तो अब देखिए, पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा रुकने के पहले। तो एक्सेलरेशन को देखिए, हम लोग क्या लिख देंगे इस बार? एक्सेलरेशन को लिख देंगे वी डी वी बाई डी एक्स, है ना, क्योंकि हमारे को यहां पर बोला गया है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या लिख दे रहा हूं? वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए रूट वी, है ना। कुल मिला के यहाँ पर बात क्या हो रही है कि पार्टिकल जो है, लेटर से कि वो राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है, जिस वजह से वो स्लो डाउन हो रहा है, और एक पॉइंट पर जाकर के वो क्या हो रहा है? रुक जा रहा है, ठीक है। तो हमारे को ये डिस्टेंस भी निकालनी है पहले तो, ठीक है, और क्या निकालना है कि कितना वक्त लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं आगे? हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि रूट वी डी वी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ए डी एक्स के बराबर आ जाएगा। और अब अगर हम लोग इंटीग्रेट करें दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा? हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि शुरुआत में, है ना, हमारे को ये दिया हुआ है कि पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, ठीक है। तो शुरुआती लोकेशन को मैं एक्स बराबर अगर 0 कह दे रहा हूं, ओरिजिन कह दे रहा हूं मतलब, तो उस समय वेलोसिटी लिख सकता हूं मैं वी नॉट, ठीक है। और लेट अस से कि किसी मोमेंट पर जब उसकी पोजीशन x हो गई तो वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। तो इससे हमारे को क्या मिल जाएगा? इससे हमारे को वेलोसिटी पहले एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा? देखिए, रूट v है, तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? v की पावर हाफ है, तो v की पावर हाफ प्लस 1 आ जाएगा अपॉन हाफ प्लस 1। और यहां पर हमारे को लिमिट क्या पुट करनी होगी? v नॉट से लेकर के v तक, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? ये तो बड़ा आसान है, सिंपली ये माइनस ए एक्स आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जा रहा है? v की पावर 3/2, और बाहर क्या आ जा रहा है? 2/3 का एक फैक्टर आ जा रहा है, ठीक है, माइनस v नॉट की पावर 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू आ जा रहा है माइनस ए एक्स के बराबर। क्लियर है ना? तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास आ जाएगा v की पावर 3/2 इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जा रहा है? तो ये आ जा रहा है माइनस 3ax अपॉन 2, ठीक है, माइनस 3ax अपॉन 2 प्लस वी नॉट की पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि जिस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, उस मोमेंट तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारे को निकालना है। और हम लोग समझ पा रहे हैं कि चूंकि हमने इनिशियल लोकेशन को ओरिजिन मान लिया, तो जो भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, है ना, वही हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं v की वैल्यू को क्या लिख दूंगा? अगर मैं v की वैल्यू को कर दूंगा 0, तो जो x की वैल्यू आएगी वही क्या बन जाएगी? वही बन जाएगी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट स्टॉप्स, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या हासिल कर पा रहे हैं? 0 इज इक्वल टू माइनस 3as अपॉन 2 प्लस वी नॉट की पावर 3/2। क्लियर है? तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ वी नॉट की पावर 3/2 अपॉन, इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 3 टाइम्स a, ठीक है। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारे पहले पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो सवाल के आखिरी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था कि व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर दैट डिस्टेंस? क्लियर है ये बात? तो इस बार हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे को ये पता है कि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है, और हमारे को ये पता है कि जो टाइम हमें निकालना है उस समय वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, दैट इज उस समय वेलोसिटी 0 हो चुकी है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है कि एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? माइनस ए रूट वी दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख देंगे इस बार लिख देंगे dv बाई dt, जो कि कितना आ जाएगा? माइनस ए रूट वी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, यहां से हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा? dv अपॉन रूट वी इज इक्वल टू माइनस ए dt के बराबर। अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो हमें समझ में आ रहा है कि t इक्वल टू 0 पर
t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट थी, और हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, वो कैपिटल टी टाइम जब वेलोसिटी हो जा रही है 0। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसे फर्दर इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो ये 1/√v है, मतलब कि v की पावर माइनस हाफ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, और लिमिट हमें पता है कि क्या रखनी है, v नॉट से 0, और ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये देखिए आ जाएगा माइनस से तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी हो गया, और लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर सिंपली टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस हाफ है, दैट इज हाफ, तो ये ऊपर जा करके 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ क्या लिख देंगे, यहाँ पर पहले 0 पुट करेंगे, तो 0 माइनस वी नॉट की पावर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं वी नॉट की पावर हाफ आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 80 आ गया। तो यहाँ से देखिए टाइम की वैल्यू क्या आ गई, तो वो आ गई 2 टाइम्स रूट वी नॉट अपॉन ए के बराबर। ठीक है, तो ये वो समय है जिस समय ये जो पार्टिकल जो है वो रुकेगा। ऑलराइट, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इस सवाल के दोनों पार्ट को बड़े आराम से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।